चैनल ऑनलाइन क्लासेज एन मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पर ढेर सारा स्वागत है। हम पिछले क्लास में आपको साइमन कमीशन के बारे में जितना उचित है उससे कुछ आगे बढ़ कर के ही बताएं। जो तथ्य आपके लिए उचित था उसको भी बताया गया कि साइमन कमीशन किस कारण से भारत आया, किन परिस्थितियों में उसका समय से पहले ही गठन हो गया और साइमन कमीशन कब भारत आया और भारतीयों ने क्या निर्णय लिया, उसमें कितने सदस्य थे और किन कारणों से उसका विरोध का निर्णय हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कि साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया, बम्बई बंदरगाह पर उतरा और 1927 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जिसके अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी, उस दिसंबर 1927 के कांग्रेस के अधिवेशन में जो हर साल होता था, उस अधिवेशन में M.A. अंसारी के नेतृत्व में तय किया गया कि इसका इस कारण से विरोध किया जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है। 7 सदस्य, सातों के सातों अंग्रेज हैं, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। और 3 फरवरी 1928 को जब यह साइमन कमीशन के सारे सदस्य बम्बई बंदरगाह पर उतरे तो कांग्रेस के लोगों ने जत्था बनाकर गो बैक साइमन के नारे दिए। ये मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। अब मैंने ये भी उसमें बताया था कि जब भारत दौरे पर साइमन कमीशन आया और बम्बई बंदरगाह पर उतरा और जब भारत दौरा करने लगा तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटी, ये मैं आपको बताने वाला था। इस क्लास में हम आपके इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, साइमन कमीशन के दौरे के दौरान घटनाएं, यहाँ हम साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय घटित घटनाएं, क्या क्या घटनाएं घटी, संभवतः इसमें हम आपको पहले कुछ बता चुके हैं। घटना नंबर 1, जो पहली घटना घटी थी वो ये थी कि साइमन कमीशन का विरोध जिस समय चल रहा था उस समय लखनऊ में एक घटना घटी थी। लखनऊ में लोगों ने पतंगे उड़ाई। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, लखनऊ में पतंगबाजी बहुत होती है, नवाबी शहर है। वहाँ लोगों ने अपने पतंगों पर गो बैक साइमन लिख करके उसे उड़ाया और वहीं पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों लोग पुलिस की लाठियों के शिकार हुए, घायल हुए, बेहोश हो गए। ये घटना लखनऊ में घटी थी। तो घटना नंबर 1, लखनऊ। लखनऊ में लोगों ने पतंगों पर गो बैक साइमन के नारे लिखकर उसे उड़ाया। ये एक घटना घटी थी तथा यहीं पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू पुलिस लाठीचार्ज में घायल। ये घटना लखनऊ में घटी थी। घटना नंबर 2, दूसरी घटना लाहौर में साइमन कमीशन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान
साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने जमकर लाठियां बरसवाई। जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हुए। ये घटना घटी थी लाहौर में। स्वयं लाला लाजपत राय जैसे वयोवृद्ध नेता और गर्मदली नेता पर सैंडर्स नाम के पुलिस उपाधीक्षक ने जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें वे बुरी तरह घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये कुछ समय बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। इसमें एक तथ्य आता है, मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े लाठी के एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील साबित होंगे। ऐसा ही लाला जी ने कहा था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो जो कहा था ये यहीं पर हम लिख देते हैं। कहा था कि मेरे शरीर पर पड़े लाठी के एक एक प्रहार मतलब चोट, ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत के कील साबित होंगे। साम्राज्य की ताबूत यानी सौ पेटी के कील साबित होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। प्रिय छात्रों, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं कि लाला लाजपत राय के इसी कहने के बाद उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु का बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों और अध्यक्ष यानी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, यशपाल इत्यादि लोगों ने मिलकर के बदला लिया था। इसे मैं पिछले द्वितीय क्रांतिकारी कदम में मैं पढ़ा चुका हूँ। ये वही घटना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई और अंततः भगत सिंह और स्वयं चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, यशपाल, सुखदेव आदि लोगों ने मिलकर के सैंडर्स की हत्या कर दी। और सैंडर्स की हत्या का आरोप बाद में भगत सिंह पर लगा। जब वो असेंबली बम कांड में पकड़े गए तो उनको पकड़कर लाहौर सैंडर्स केस के तहत उनका मुकदमा चला और इसी में उनको फांसी हुई। ये वही घटना है। मैं पिछले द्वितीय क्रांतिकारी चरण में आपको इस घटना को पढ़ा चुका हूँ कि लाला लाजपत राय की मृत्यु सैंडर्स के लाठी प्रहार से हुई और इसी सैंडर्स के लाठी प्रहार का बदला लेने के लिए लोगों ने उसकी हत्या की और उसके बाद उसके फलस्वरूप उनको फांसी हुई। ये घटनाएं घटी थी। अभी साइमन कमीशन के दौरे के समय एक जो और घटना घटी वो है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपने इन घटनाओं को देखा कि लखनऊ में किस तरह से दो महापुरुषों को चोट लगी और वे घायल हुए, किस तरह से लोगों ने गो बैक साइमन के नारे अपने पतंगों पर लिख करके उड़ाए, और लाहौर में किस प्रकार साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाला लाजपत राय जख्मी और उनकी मृत्यु हो गई। और आगे वो घटना घटी जिसमें आखिरकार लाहौर सैंडर्स केस के तहत भगत सिंह पर मुकदमा चला। ये इतनी घटनाएं हो गई। इसी दौरे के समय एक घटना घटित हुई थी नेहरू रिपोर्ट, हम लोग उसे जरा देख लेते हैं। दूसरी घटना जो घटती है, एक बड़ी घटना लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जो एक दूसरी बड़ी घटना या तीसरी बड़ी घटना जो घटती है वो है नेहरू रिपोर्ट। हम लोग देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट में आखिर क्या था। ध्यान रहे, जिस समय बंबई बंदरगाह पर 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन के सदस्य उतरे, हमने अभी बताया कि तत्काल उसका स्वागत गो बैक साइमन के नारे से हुआ और भारत में
साइमन कमीशन का प्रबल विरोध हुआ। लोगों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा और इसका विरोध कर ही रहे थे। इन चीज़ों से व्यथित होकर, इन चीज़ों से नाराज होकर के उस समय के तत्कालीन भारत सचिव मिस्टर लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ये चैलेंज किया कि क्यों न भारतीय ही कुछ ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सभी सदस्यों को मान्य हो, भारत के सभी दलों को मान्य हो। ये उन्होंने लॉर्ड बिरकनहेड ने चुनौती दिया था। इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया। ठीक इन परिस्थितियों में आती है नेहरू रिपोर्ट, यानी लॉर्ड बिरकनहेड के चैलेंज को स्वीकार करके एक कांग्रेस ने एक बैठक की और वो बैठक दिल्ली में हुई। दिल्ली में 29 दलों के लोगों ने इस सम्मेलन में बैठक किया, भाग लिया और उन लोगों में एक आम सहमति बनी कि एक संविधान निर्माण के लिए 7 सदस्यीय टीम बनेगी। पहले तो यहाँ दिल्ली में लोग तैयार हुए और बम्बई में जो दूसरी इसकी बैठक हुई, इसमें हुआ कि 7 सदस्यों की एक टीम बनेगी जिसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू होंगे और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता इन 7 सदस्यों की देखरेख में एक संविधान बनाकर तैयार किया जाएगा जिसपे सभी दलों को सहमति दी जाएगी। ध्यान रहे, ऐसी परिस्थितियों में 7 सदस्यीय टीम में 7 तमाम दलों के प्रभावशाली लोग शामिल हुए और इस समिति ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया। वही नेहरू रिपोर्ट जिसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यह है नेहरू रिपोर्ट, यह एक संविधान। अब इसके आगे क्या होगा उसको बाद में बताते हैं, तो पहले हम लोग जानते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या है। नेहरू रिपोर्ट, इसमें लॉर्ड बिरकनहेड थे कौन? भारत सचिव, ये भारत सचिव थे, ने भारतीयों को चुनौती दी कि क्यों न वे ही कोई ऐसा संविधान तैयार करें जो सभी दलों को माने। ये इस चुनौती को स्वीकार कर दिल्ली में 29 दलों की सर्वदलीय बैठक दलों की सर्वदलीय बैठक हुई। अगला क्रम क्या हुआ? ये बैठक दिल्ली में हुई थी। दूसरी बैठक बम्बई में हुई और संविधान निर्माण के लिए के लिए 7 सदस्यीय टीम बनी। सात सदस्यीय टीम बनी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इसके सदस्यों में स्वयं सुभाष चंद्र बोस थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे, सरदार मंगल सिंह थे और इसमें मंगल सिंह के साथ साथ आरजी सरदार थे और सफात अली थे, रफात आलम थे। ये मिलकर के 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी। इन लोगों को भारत के लिए एक संविधान बनाना था। कम समय में इस टीम ने संविधान का जो मसविदा लोगों के सामने पेश किया, इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू समेत 7 सदस्यों ने जो
इस टीम ने जो संवैधानिक मसौदा पेश किया उसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें थी उसमें यह कहा गया कि भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा। याद कीजिएगा, इस संविधान में जो मुख्य मुख्य चीजें वो हम बता दे रहे हैं। भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा, ऐसा कहा गया। भारत में द्विसदनात्मक यानी दो सदनीय संसद का निर्माण होगा और संसद यानी मंत्रिमंडल जो होगी, यानी जो एक मंत्रिमंडल बनेगी, जो एक सरकार बनेगी, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ये भी था। गवर्नर जनरल की स्थिति एक संवैधानिक सलाहकार या गवर्नर जनरल की स्थिति एक संवैधानिक मुखिया के रूप में होगी, ऐसा भी कहा गया। मौलिक अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया और जो लास्ट में इसमें किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया। ये मुख्य मुख्य चीजें इस संविधान के ब्लूप्रिंट की थी। प्रमुख प्रमुख चीजें यही थी जो संवैधानिक मसौदा नेहरू रिपोर्ट में पेश किया गया था। ये प्रमुख चीजें थी, ध्यान रहे। आगे चलकर जो इसमें प्रतिक्रिया हुई, कांग्रेस के नवयुवकों जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवकों ने स्वराज और संविधान के इस डोमिनियन स्टेट की स्थिति में अंतर किया और इसे नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, स्वराज मिलना चाहिए, नो डोमिनियन स्टेट। एक अंतर आया ये। लेकिन गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद कि यदि एक वर्ष के भीतर कांग्रेस की इस मांग को, यानी कांग्रेस के स्वराज की मांग को सरकार स्वीकार नहीं कर लेती तो हम लोग स्वराज आंदोलन छेड़ देंगे, अभी हम डोमिनियन स्टेट से संतुष्ट हैं। ये चीजें हुई प्रिय छात्रों। लेकिन एक घटना इस दौरान और घटी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर देने के नाते जिन्ना नाराज हो गए और फिर से वे सफ़ी कुरैशी, मोहम्मद सफ़ी कुरैशी का जो गुट मुस्लिम लीग का एक धड़ा था और वो सरकार के साथ हो गया था, यानी साइमन कमीशन का समर्थक हो गया था। यूनियनिस्ट पार्टी साइमन कमीशन का समर्थक हो गई थी। इसी तरह जस्टिस पार्टी साइमन कमीशन का समर्थक हो गई थी। इन लोगों के साथ एक बार फिर मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को न पाने के नाते नाराज होकर के 14 सूत्री मांगे पेश की और 14 सूत्री मांगों को न मानने के कारण उन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और बिरकेनहेड को मौका मिल गया। उन्होंने कहा आपने जो संविधान पेश किया उसे आपके सभी दल स्वीकार नहीं करते। मौका उनको मिल गया। ये है नेहरू रिपोर्ट। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये जो संविधान का ब्लूप्रिंट है, इसको किस तरह से नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना की 14 सूत्री मांगों ने ध्वस्त कर दिया। ध्यान रहे, अभी भी हमने जो बताया कि नेहरू रिपोर्ट एक उस समय की बेहतर ढंग की तैयार की गई संवैधानिक मसौदा थी। कुछ तो कांग्रेस के उदारवादी एवं नवयुवकों ने एक बार इसे अस्वीकार किया स्वराज और डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर, लेकिन जो इसका सबसे प्रबल विरोध हुआ, यानी उस विरोध को तो गांधी जी ने दबा दिया कि एक वर्ष का मौका लीजिए, लेकिन इस विरोध को गांधी जी दबा नहीं पाए। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला पेश किया। 14 सूत्री फार्मूला पेश किया, उसमें प्रमुख प्रमुख बातें थी और वो है मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन किया जाए, ये देखिए आगे इन्होंने कहा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार हो, सभी पदों पर 1/3 मुस्लिम हो, सभी पदों पर 1/3 मुस्लिम हो, मुसलमानों को
विशेष आर्थिक सुविधा दें। ये जो प्रमुख चीजें थी, इन सभी मांगों को कांग्रेस स्वीकार न कर सकी। आता है नेहरू रिपोर्ट निरस्त हो गई। इन सभी मांगों को, जो कि अनुचित मांगे थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जाए, 1/3 आपको वो दिया जाए, विशेष आर्थिक सुविधाएं दी जाए, ये ऐसी 14 मांगे थी, जो मैं सारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ऐसी 14 मांगों को अंततः कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पाई और लॉर्ड बिरकेनहेड को ये मौका मिल गया कि आपने जो संवैधानिक मसौदा तैयार किया उसे भारत के सभी दल नहीं मानते और नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। ध्यान रहे, 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1927 में जब गोबैक साइमन का निर्णय हुआ तो उस समय मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे M.A. अंसारी, लेकिन 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। उनके द्वारा संवैधानिक मसौदा पेश हुआ था और आखिरकार जिन्ना के अड़ियल रूप के कारण, जिन्ना के मोहम्मद शफीक के साथ मिल जाने के नाते आखिरकार ये मामला ही ध्वस्त हो गया। और अब इसके बाद 1 वर्ष का जब समय बीत गया तो 1 वर्ष के समय बीत जाने के बाद भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ लाहौर में। 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसको हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। वो अधिवेशन बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रखता है और उसी अधिवेशन के बाद आखिरकार भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। हाँ, इसमें एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, ध्यान रहे, तमाम विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया। 2 बार दौरा किया। तमाम विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया और 2 बार दौरा करने के बाद उसने जो रिपोर्ट इंग्लैंड में पेश की, उसी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड में 3 बार गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। ये हम आपको आगामी चैप्टरों में पढ़ाएंगे। हम उसको बीज रूप में यही बता दे रहे हैं कि साइमन कमीशन ने तमाम विरोध बगावत के बावजूद 1928 में भारत का 2 बार दौरा किया, जबकि उस दौरान पंडित नेहरू और वल्लभ भाई गोविंद वल्लभ पंत लखनऊ में घायल हुए, लाला लाजपत राय का जीवन ही चला गया, नेहरू रिपोर्ट आई, उसको वो भी समाप्त हो गया। ये सारी चीज़ें हुई, तमाम विरोध बगावत को गोबैक साइमन के नारे लगे, जगह जगह इन लोगों को काले झंडे दिखाए गए। इसके बावजूद आखिरकार साइमन कमीशन ने भारत का 2 बार दौरा किया और 2 बार दौरा करने के बाद इंग्लैंड में जो रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ और 3 बार गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष जो निकला, उसी के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम पेश हुआ। जिस भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव हमारे वर्तमान संविधान पर दिखाई देता है। तो प्रिय छात्रों, ये हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे, लेकिन अब तक आपने ये देखा, बीज रूप में हमने इसे बताया आगामी चैप्टरों के लिए। अभी इसके बाद आपको जो बीज रूप में बताया गया वो आगे के चैप्टर हैं, जो यहाँ बताना जरूरी है। इसके नेक्स्ट बाद जो अगला चैप्टर आएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, फिर उसके बाद आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपको अब इसके बाद पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू क्लास।